Hello students and welcome to set 5 of CG board class 10 science model question papers। इंस्ट्रक्शंस वही सारे रहेंगे जैसे हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं। स्टार्ट करते हैं चूज द करेक्ट आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज। आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा कि बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। NaCl जो है वो कॉमन सॉल्ट है और Na2CO3 वाला जो फॉर्मूला है ये आपका वॉशिंग सोडा का है, तो आंसर है ऑप्शन सी। हीट कैन बी ट्रांसमिटेड ओनली बाय कंडक्शन इन। सेकेंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि हीट जो है वो कंडक्शन के थ्रू कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। सिर्फ सॉलिड में हो सकता है कंडक्शन से। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में स्टडी कर लिए कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन से कहाँ कहाँ पे मतलब किस किस मीडियम में हीट जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है। तो कंडक्शन से सिर्फ सॉलिड में होगा तो हम लोग ए टिक करेंगे। कन्वेक्शन, अगर जब हम लोग आते हैं कन्वेक्शन पे तो वहाँ पे लिक्विड और गैस दोनों रहता है। रेडिएशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों होता है। देन आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, तो एक वॉर्म है उसका लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एग स्टेज, लार्वा स्टेज, प्यूपा और एडल्ट स्टेज। अगर इसके 3 स्टेजेस एग, लार्वा और प्यूपा किसी एक बॉडी के अंदर हो जाए, किसी भी एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, और बाकी का जो इसका ये एक स्टेज है एडल्ट, ये अलग से हो, तो टोटल कितने इकोसिस्टम्स में इसका लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 2। 2 यहाँ पे इकोसिस्टम्स लगे, एक जो पहले जिस बॉडी में था और दूसरा अब जिस बॉडी में है। क्वेश्चन नंबर 4, हार्मोन विच अरेस्ट ग्रोथ इन प्लांट। प्लांट ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। जैसे आपको ऑप्शन दिया है ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड। तो यहाँ पे दिया है अरेस्ट ग्रोथ, यानी कि जो रुकता है वो है आपका एब्सिसिक एसिड, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देन इसके बाद में फिफ्थ क्वेश्चन है लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला भी आई होप अभी तक आपको याद हो गया होगा। 1F विल बी इक्वल टू 1V माइनस 1U। आंसर है ऑप्शन ए। सिक्स नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ PVC। PVC मतलब पॉली विनाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CH2CH देन Cl। इसके बाद केमिकल फार्मूला ऑफ सिंदूर। सिंदूर का केमिकल फार्मूला बताना है, तो वो है आंसर ऑप्शन सी, लेड ऑक्साइड। लेड का जो ऑक्साइड है वो सिंदूर होता है, याद करना है इसको भी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स मोर एंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म में लाइट एनर्जी में कौन कन्वर्ट कर पाता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ऑप्शन सी, LED। यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। 100% अल्कोहल विथ नो वाटर, इसको क्या बोला जाता है। पानी नहीं है, सिर्फ अल्कोहल है, तो इसको एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलेंगे। देन जनरली सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिल एसिड आर। सल्फोनिल एसिड का लॉन्ग चेन का जो सॉल्ट बनेगा इसको बोला जाता है डिटर्जेंट, तो वो आप लिखोगे ऑप्शन बी, डिटर्जेंट। सोप के लिए याद करो, रिमाइंड करना अपने माइंड में कि सोप में कौन सा सॉल्ट था, वो फैटी एसिड तो रहता है। सॉल्ट किस चीज़ का रहता है। देन फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज बाय डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज का बनना डाइवर्सिटी के थ्रू, इसको क्या बोला जाता है। इसको बोला जाता है स्पीसिएशन, तो यहाँ पे आप वो लिखोगे। देन इन अ फूड चेन एक्सेप्ट डैश ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर्स को छोड़ के बाकी सारे कंज्यूमर्स रहते हैं, सिर्फ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। डैश हार्मोन इंक्लूड्स सेल डिवीजन, इंड्यूसेस सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन को स्टार्ट करने वाला जो हार्मोन है वो है साइटोकाइनिन। डेंटिस्ट यूज डैश मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। देन फोकल लेंथ ऑफ स्पेरिकल मिरर इज डैश ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है, तो हाफ लिखेंगे। देन व्हाट इज बायोमास, ये हम लोग रिपीटेडली पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। तो किसी भी यूनिट एरिया में टोटल जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के मास का जो सम होता है उसको हम लोग बायोमास बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का क्या फंक्शन है ये बताना है। तो इट इज़ मोर देन हाफ पोर्शन ऑफ ब्रेन। ब्रेन का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसको हेमिस्फीयर भी बोलते हैं।
तो ये जो पार्ट है ब्रेन का वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कंट्रोल करता है हमारे कॉन्शियसनेस को, इंटेलिजेंसी को और मेमोरी को। तो आपको पूछा है फंक्शन लिखने के लिए, तो डायरेक्टली लिखोगे इट कंट्रोल्स द कॉन्शियसनेस, इंटेलिजेंसी एंड मेमोरी। इसके बाद लिखोगे इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद इथेनॉल। इंपॉर्टेंट है, इथेनोइक एसिड यानी कि 2 कार्बन वाला एसिड, इथेनॉल मतलब 2 कार्बन वाला अल्कोहल, क्योंकि ईथ वर्ड जो है वो 2 कार्बन के लिए यूज़ होता है। इससे आपको इनका रिएक्शन कराना है, तो ये हमेशा एसिड के प्रेजेंस में रिएक्ट करके वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करते हैं। तो जो आपका ये एसिड है इसमें से H+ निकल जाएगा, और जो अल्कोहल है इसका OH माइनस, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के H2O फॉर्म करेंगे, और ये बाकी चीज़ों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये CH3 देन CH2 देन ये COO देन CH3, ऐसे आप कंबाइन कर दोगे। नेक्स्ट आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में, डिफरेंस बिटवीन सोप एंड डिटर्जेंट। जस्ट हम लोग फोर्थ वाला जो सेट था वहाँ पे देखे हैं, तो मैं इसको स्किप कर दूंगी। देन 2 यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, ये भी हम लोग देखे थे, इसको भी यहाँ पे स्किप कर देंगे। स्पीसिएशन क्या है और उसको 2 एग्जांपल से एक्सप्लेन करना है। तो डिफरेंट स्पीशीज़ का बनना डाइवर्सिटी के थ्रू, इसको हम लोग स्पीसिएशन बोलते हैं, अभी देखे थे डेफिनेशन। अब इसका एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे एक कम्युनिटी है फिंचेस का, जो कि फिंचेस ऑफ मेन आइलैंड दिया है साउथ अमेरिका। ये डेवलप हो रहे हैं डिफरेंट आइलैंड्स में, जैसे कि गैलापागोस आइलैंड में, उसके डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डेवलप होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स होंगे हर जगह पे। तो इनका जो स्पीशीज़ है इनमें वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा अलग अलग तरह के, क्योंकि ये सारे जो हैं वो वहाँ पे अब रिप्रोड्यूस कर सकते हैं दूसरे फिंचेस के साथ में, दूसरे आइलैंड के दूसरे फिंचेस के साथ में, तो इसके वजह से एक नया ही स्पीशीज़ देखने के लिए मिलेगा। सिमिलरली जो स्ट्रॉबेरी होता है और जो लेमन्स होते हैं, तो स्ट्रॉबेरी में स्टॉलन और लेमन्स के थॉर्न्स और पोटैटो में ट्यूबर्स, ये सारी चीज़ें जो है वो ओरिजिनेट होती हैं स्टेम से, और इसी को ही हम लोग इन सब का लेकिन जो फंक्शन है वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अब अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस व्हाट इज एन एसिड, गिव एक्सप्लेन गिविंग एग्जांपल। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या है? तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो सारे सब्सटेंस है जो H+ आयन रिलीज करते हैं। ऐसे करके ही आपको डेफिनेशंस याद करने हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड का डेफिनेशन ये है कि H+ रिलीज करे, और बेस का डेफिनेशन ये है कि OH- रिलीज करे। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के अकॉर्डिंग आर्हेनियस के जैसा ही आ जाता है एसिड के लिए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी बोलते हैं H+ डोनेट करने वाले एसिड हैं और H+ एक्सेप्ट करने वाले बेस हैं। और लुईस के अकॉर्डिंग एसिड्स हैं लोन पेयर एक्सेप्टर्स और बेस होते हैं लोन पेयर डोनर्स। तो तीनों का ही डेफिनेशन याद करना है। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड है, वो H+ आयन रिलीज करता है, सल्फेट आयन अलग हो जाता है, तो जो H+ डोनेट किया वो आपका एसिड। अब कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फिर से सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस को केल्विन में। ये इजी कन्वर्जन होता है, जो कि सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से सेल्सियस हो, क्योंकि सिंपल है 273 ऐड और सब्सट्रैक्ट करना होता है। जब हम लोग केल्विन से सेल्सियस में जाते हैं तो 273 माइनस कर देते हैं, सेल्सियस से केल्विन में आते हैं तो 273 ऐड कर देते हैं। जैसे 37 डिग्री सेल्सियस दिया है तो 273 ऐड कर देंगे, 300 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्टली बन जाएगा। लेकिन जब हम लोग दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट जा रहे हैं, तो फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या है? तो F-32/9 इक्वल्स टू C/5। यहाँ पे सेल्सियस का वैल्यू 30 दिया है तो C के जगह पे 30 लिख देंगे। सेकंड क्वेश्चन में 50 दिया है तो C के जगह पे हम लोग 50 लिख देंगे। बाकी कैलकुलेशन वैसा ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 इंटू F-32 और ये 9 इंटू 30 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और वैसे करके फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। तो F का वैल्यू यहाँ पे 96 और यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस के लिए F का वैल्यू जो है वो 122 दिया है। देन 10 नंबर, डिस्क्राइब लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन अंडर फॉलोइंग पॉइंट्स। नाइट्रोजन का प्रिपरेशन बताना है आपको, मेथड, केमिकल इक्वेशन और यूज़ के बेसिस पे। तो पहले मेथड देखते हैं। तो एक फ्लास्क चाहिए जिसमें हम लोग मिक्सचर डालेंगे अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का, और उसको स्लोली हीट करेंगे। जो अमोनियम नाइट्रेट है वो यहाँ पे फॉर्म होने लगेगा, जिसके डिकम्पोज होने से नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होता है। ये जो नाइट्रोजन गैस है वो एक गैस जार में कलेक्ट होगा और बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, क्योंकि उसके अंदर हम लोग वाटर फिल किए रहते हैं इन्वर्टेड पोजीशन में, और वो वाटर के ऊपर में फिर गैस जो है वो
जा करके जमा होने लगता है। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो जैसा हम लोग बोले कि अमोनियम क्लोराइड का सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन है, जिससे कि सोडियम अमोनियम नाइट्रेट बन रहा है। तो ये हो गया अमोनियम क्लोराइड और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट। इन दोनों के रिएक्शन से हम लोग को अमोनियम नाइट्रेट बनाना है। तो NH और ये NO2 ये कंबाइन हो जाएगा, तो Na और Cl बच रहा है वो आपस में कंबाइन करेंगे। अब ये जो NH4 NO2 बना है, इसमें से वाटर अलग कर दो, ये देखो H2O। तो H4 है यहाँ पे टोटल, और ऑक्सीजन जो है वो टोटल 2 है। तो हम लोग के पास में मतलब 2 मॉलिक्यूल H2O का बना सकते हैं, तो वही बनाए हैं। बाकी आपका N और N बच रहा है, दोनों N आपस में कंबाइन होकर के N2 गैस रिलीज करेगा। यूजेस देखेंगे तो ये प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट रहता है। जैसे प्रोटीन जो है ना प्लांट और एनिमल के अंदर प्रेजेंट, वो मेनली नाइट्रोजन के ही कंपाउंड्स होते हैं, और उसमें थोड़े बहुत दूसरे एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। दूसरा, नाइट्रोजन का यूज़ होता है अमोनिया के प्रिपरेशन में। नाइट्रोजन के यूजेस हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि फर्टिलाइज़र के फॉर्म में यूज़ होता है, जैसे कि यूरिया फर्टिलाइज़र के मैन्युफैक्चर में। उसके बाद में फिर जो फूड आइटम्स होते हैं जैसे चिप्स हो गए, उनको सील करा जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करके करते हैं, वही सारा यूज़ है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे हैं। फिर आपका ये 4th चैप्टर का क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर एक एलिमेंट का दिया है 12, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट क्या है और उसका नेम बताना है। तो एटॉमिक नंबर 12 के साथ जो एलिमेंट आता है वो है मैग्नीशियम, और इसका एलिमेंट का जो आइडेंटिफाई किए तो वो मैग्नीशियम है, और इसका सिंबल Mg होता है। देन राइट द ग्रुप नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो हो जाएगा 282। 282 हो रहा है, तो ये जो 2 आया है यही इसका ग्रुप होता है। अगर बाहर में 1 या 2 आता है वही उसका ग्रुप नंबर है, और अगर इसके बाद कोई एलिमेंट आ जाता है जैसे 3 आ जाता है, तो हम लोग यहाँ से 3 से 8 तक में हम लोग 10 ऐड करना स्टार्ट करते हैं। जैसे 3 है तो ग्रुप 13 का हो जाएगा, 4 है तो ग्रुप 14 का हो जाएगा, 8 है तो ग्रुप 18 का हो जाएगा। ऐसा, तो यहाँ पे अगर 12 दिया है तो यानी कि ये ग्रुप 2 का है, क्योंकि बाहर में 2 आया था इसमें। फिर उसके बाद 3rd क्वेश्चन है, राइट द पीरियड ऑफ दिस एलिमेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियड कैसे निकालते हैं, तो हम लोग लिखे थे 282, तो ये टोटल कितना हुआ, 3 हुआ। 3 नंबर्स हम लोग यूज़ किए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3rd पीरियड, ये बिलोंग करता है 3rd पीरियड को। देन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है, वो ये लिखा हुआ है 282। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, एटॉमिक नंबर इस बार 11 दिया है। एटॉमिक नंबर 11 होता है सोडियम का, तो आपको आइडेंटिफाई करना है, उसका नेम और एलिमेंट लिखना है। तो नेम है सोडियम और उसका सिंबल हो गया Na। कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है ये एलिमेंट, तो फिर अगर हम लोग ग्रुप देखेंगे तो सोडियम के लिए लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। यहाँ पे आपको बोला भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो 281 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग अगर वैलेंसी पूछा है तो वैलेंसी होता है 1, जो बाहर में इलेक्ट्रॉन लिखते हैं वही उसका वैलेंसी होता है। देन यहाँ पे आपसे पूछा था कि आपको बताना है ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर ये 1 आया है ना, तो ग्रुप 1 का ही है ये। देन उसके बाद में इसका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से पीरियड में है, तो यहाँ भी टोटल 3 डिजिट्स यूज़ किए हैं, तो 3rd पीरियड का हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिख ही रहा है, तो ऐसे करके ये सारे क्वेश्चंस ईजी रहते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है और उसके लॉस लिखने हैं। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन अच्छे से याद होगा, और रिफ्लेक्शन क्या है ये भी हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे, तो ये टॉपिक मैं ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे स्किप कर दूंगी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ है 4:4/3। आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। इस टाइप का एक रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग किए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, तो हम लोग 4/3 पुट कर देंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह पे। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम लोग को पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो वही लिखेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हम लोग को निकालना है, तो वहाँ पे हम लोग v छोड़ देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × v हो जाएगा, और 3 × 10⁸, तो वही लिखे हैं 3 × 10⁸ और 4 × v था, तो हम लोग को सिर्फ v फाइंड करना है, तो 4 नीचे ले आओ तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, तो 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन 4। इस 9 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आएगा, और बाकी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे ही लिख देंगे। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर जो है वो आपका फाइंड हो गया 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 4th क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आपको बताने हैं।
अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाला सीरीज अभी तक देख लिए हो तो ये आपका बिल्कुल सही से हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि एग्जैक्टली वही सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? पहला, ये हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और साउथ पोल पे जाके टर्मिनेट हो जाते हैं। ये स्ट्रेट कर्व्ड लाइंस बनाते हैं और अगर हम लोग इसमें किसी भी पॉइंट से एक टेंजेंट बनाए तो उसका डायरेक्शन जो है वो हमेशा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। देन ये एक दूसरे को रिपल करते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो क्लोज होते हैं पोल्स में, पोल्स के पास में, जैसे देखेंगे हम लोग एक मैग्नेट बना है, इसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनाए अगर, तो पोल्स के पास में ये पास पास रहते हैं लाइंस और बाकी जगह पे ये दूर दूर दिख रहा है हम लोग को। उसके बाद में जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो ये सारे इनके प्रॉपर्टीज है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के। देन आते हैं क्वेश्चन इसमें और वाला, स्टेट द लॉ विच डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप्ड अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट। तो जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड का वो डेवलप जब हो रहा है किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, तो उसको फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। ये रूल हम लोग स्टडी कर लिए हैं तो मैं रिपीट नहीं करूँगी यहाँ पे। आपको फिर बताना है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा सा क्योंकि डिटेल में आया है। तो जब भी कोई एक कॉइल रोटेट होता है ना तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस होता है and the number of magnetic lines of force linked with the coil change as a result of which induced electric current starts flowing through the coil। यही आपका प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फिर एक वेल लेबल डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का, ह्यूमन का। तो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो आपको अच्छे से डायग्राम उसका प्रिपेयर कर लेना है, उसके पार्ट्स को लेबल करके पूरा। उसके बाद ये है पॉलिनेशन क्या है और फिर वही फ्लावर वाला डायग्राम। तो फ्लावर का डायग्राम भी स्टडी करना है, इसके पॉइंट्स को लेबल करने दिया है। अगर डायग्राम स्टडी किए होंगे तो इजीली लेबल हो जाएगा। पॉलिनेशन क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इसको पॉलिनेशन बोलते हैं। फिर ये क्वेश्चन भी हर एक सेट में देखने के लिए मिल रहा है, मतलब इस बार के आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डायग्राम से एक्सप्लेन करना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। ये लगभग हम लोग सारे सेट में देखते आ रहे हैं कंटिन्यूसली, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वैसे ही दिया है एक्सप्लेन हेरिडिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय अनअफेक्टेड सिकल सेल कैरियर फादर एंड अनअफेक्टेड कैरियर मदर। विथ डायग्राम, और साथ ही में आपको बताना है कि व्हाट इज सिकल सेल एनीमिया। तो डायग्राम से देखते हैं पहले। इसको एग्जैक्ट ऐसे बनाने का ज़रूरत नहीं है। मेल के लिए हम लोग ये वाला सिंबल जो यूज़ करते हैं ना, मेल एंड फीमेल वाला, इसको यूज़ कर सकते हो। तो मेल में मेल के लिए ये वाला सिंबल यूज़ कर लेना। मैं यहाँ पे जैसे मेल के लिए यूज़ कर लेना, इधर फीमेल के लिए यूज़ कर लेना सिंबल, या फिर सिर्फ नेम लिख देना। यहाँ पे लिख देना अनअफेक्टेड कैरियर फादर, यहाँ पे लिख देना अनअफेक्टेड कैरियर मदर। अब देखो दोनों का हम लोग को, जैसे सिकल सेल एनीमिया के लिए तो कोई भी एक पर्टिकुलर हम लोग कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आर यूज़ किया है क्योंकि दोनों कैरियर्स हैं। तो एक कैपिटल आर जो कि डोमिनेंट और एक स्मॉल आर जो कि आपका रेसेसिव ट्रेट है। सेम वैसे ही मदर फादर दोनों मिलेंगे। तो जब ये कैपिटल आर इस कैपिटल आर के साथ में मर्ज हुआ तो दो कैपिटल आर वाला जो कि नॉर्मल है, ये जो स्मॉल आर है ये आपका अफेक्टेड वाला आएगा, ठीक है। तो इस स्मॉल के साथ ये कैपिटल हम लोग मिक्स किए तो ये कैरियर बनेगा। फिर नेक्स्ट वाले में इस कैपिटल के साथ ये कैपिटल मिक्स किए तो फिर एक कैरियर बनेगा। अब जब दोनों स्मॉल आपस में मिक्स होगा तब ये जो ऑफस्प्रिंग बना है ना, ये वाला आपका पेशेंट हो जाता है। तो ऐसे करके हम लोग दिखाएंगे कि कैसे अनअफेक्टेड पेरेंट्स जो हैं वो एक अफेक्टेड चाइल्ड प्रोड्यूस करते हैं। उसी को ही फिर वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। सो द 11 pair of autosomal chromosome has factors responsible for formation of protein hemoglobin। तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन बनता है ना, उसको बनाने के लिए जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम है उसका 11th पेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड नॉर्मल डिस्क लाइक रेड ब्लड सेल्स। तो यही जो आपका 11th पेयर है ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन और डिस्क शेप का जो रेड ब्लड सेल होता है उसको बनाने में ये काम आता है। तो ये जो नॉर्मल पेयर है इन फैक्टर्स के, उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अ चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ दीज फैक्टर लीड
to a change in composition of hemoglobin leading to formation of sickle cell रेड ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जब ये जो इनका ट्रेट है इसमें जब चेंजेस आते हैं, इसका कंपोजिशन जब चेंज होता है, तो इसके वजह से ही जो रेड ब्लड सेल है वो नॉर्मल डिस्क शेप का बनने की जगह सिकल शेप का बनने लगता है, जिसको कि हम लोग सिकल शेप्ड रेड ब्लड कॉर्पसेल्स बोलते हैं। ये जो सिकल सेल्ड ब्लड सेल्स होते हैं ये बहुत ही कम ऑक्सीजन कैरी कर पाते हैं, जिसके वजह से ये जो सेल है इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी छोटा रहता है, 15 to 20 डेज़ का। और ये जैसे नॉर्मल ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 100 से 120 डेज़ तक रहते हैं। तो ये जो ब्लड सेल्स हैं वो जल्दी इनका लाइफ साइकिल कंप्लीट भी हो जा रहा है और ये ऑक्सीजन भी बहुत कम कैरी कर रहे हैं। तो ऐसे केस में जो पेशेंट होता है वो सफ़र करने लगता है सिकल सेल एनीमिया से। वो बहुत जल्दी थकता है और बहुत ही जल्दी वो जैसे टायर्ड भी हो जा रहा है, उसको फैटीग होता है, मतलब कि बाकी जैसे वो नॉर्मल नहीं रहेगा, बहुत कम टाइम में थक जाना और बहुत ही ज़्यादा थकान फ़ील करना एनी टाइम पे, इस टाइप का चीज़ें होते हैं। और ये इवन फैटल भी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो सही तरह से कैरी नहीं हो पा रहा है, तो ये फैटल भी है, मतलब कि आगे जा कर के इसमें डेथ भी हो सकता है। इसी को ही हम लोग सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है रेज़िस्टेंस क्या होता है और उसका एसआई यूनिट लिखने, ये हम लोग काफ़ी बार देख लिए हैं। फिर उसके बाद में बोला है कि ओम्स लॉ को स्टैब्लिश करने के लिए विद द रिलेशन वी आई, मतलब ग्राफ प्लॉट करके। तो फर्स्ट वाला हम लोग देख लिए हैं, इसलिए मैं इसको छोड़ दूंगी। और इसके बाद में फिर हम लोग आ जाते हैं वी आई का ग्राफ प्लॉट करने। तो हम लोगों को पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, पहले तो ओम्स लॉ ही स्टेट कर देना कि इस लॉ के अकॉर्डिंग में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू देम। अब यहाँ पे v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो गया, वर्ड्स में लिख दिया। और सिंबल में भी इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग R यूज़ करते हैं, तो R को आप लिख दोगे R इज़ अ कांस्टेंट, जिसको कि रेजिस्टेंस बोला जाता है। V जो है वो आपका वोल्टेज हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको बोल रहे हैं, और I जो है वो करंट हो गया। ये सारा मेंशन कर दोगे तो वो अपना एक स्पेस ले लेगा। उसके बाद में फिर अगर रेजिस्टेंस के टर्म में इस फॉर्मूला को लिखा जाए तो R विल बी इक्वल टू V अपॉन I, मतलब रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। इसी का ही फिर ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये ग्राफ बनाएंगे हम लोग, एक साइड करंट है एक साइड पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ये ग्राफ हो जाता है। अब और में क्वेश्चन दिया है राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये पहली बार देखे इस क्वेश्चन को अभी तक के इस सेट में। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है आपको, जिसमें रेजिस्टेंस जो हो किसी भी डिवाइस का उसको हम लोग कंबाइन करके, और वोल्टेज V यूज़ कर रहे हैं, करंट I यूज़ कर रहे हैं, टाइम T है, ऐसा करके आपको इसका एक डेरिवेशन बनाना है, ये बोला है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग इफ़ अ करंट I flows for T seconds through a device of resistance R, then the heat H generated in the device is directly proportional to the square of current flowing across it। जो जो चीज़ें जैसे दिया था ना, जिस सिंबल से डिनोट करने, वही लिख दिए है यहाँ पे कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जहाँ पे आई जो है वो करंट है जो फ्लो हो रहा है टी सेकेंड्स में, और उसका रेजिस्टेंस आर है। तो वहाँ पे जो हीट जनरेट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के वजह से हमेशा हीट जनरेट होता है, तो ये जो हीट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग अक्रॉस इट। तो ये आपका इक्वेशन 1 हो जाता है। फिर उसके बाद में यही जो हीट जनरेट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टिविटी के लिए, तो ये इक्वेशन 2 हो गया। और सेम वैसे ही ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के, तो ये आपका इक्वेशन 3 हो गया। तीनों ही इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो आई स्क्वायर आर टी, ये पूरा हम लोग रिलेट कर देंगे एच से। अब यहाँ पे इस प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज़ करेंगे जो कि के दिया है, तो के का वैल्यू यहाँ पे 1 है। हम लोगों को पता है कि V विल बी इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे हम लोग आई स्क्वायर आर टी को आई इंटू आई आर टी लिख सकते हैं। अब ये आई आर जो एक साथ दिया है इसको हम लोग V से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आई वी टी हो गया। उसके बाद में इसी को ही हम लोग वी आई टी भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन, बहुत सिंपल सा डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। पहले हम लोग जैसे देखे कि आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल था, फिर आर के प्रोपोर्शनल था, फिर टी के था, तो तीनों को कंबाइन किए हैं। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए के लगाए हैं, तो के इंटू आई स्क्वायर है, तो आई स्क्वायर को आई इंटू आई लिख सकते हैं, फिर इंटू वी है और फिर इंटू टी है, तो ये सारे यूज़ किए हैं। इसी आई और वी को रिप्लेस कर दिया है डायरेक्ट आर से, मतलब वी जो है वो आई आर होता है, तो यहाँ पे जो आर दिया हुआ है आपका उसको लिखे, अच्छा वी लिखी थी, वी की जगह आर होगा, तो के इंटू आई
इंटू आई इंटू आर इंटू टी दिया है। अब यहाँ पे इस आई आर को रिप्लेस कर दो वी से, तो के इंटू आई इंटू वी इंटू टी दे रहा है। ऐसा हो जाएगा आपका जो डेरिवेशन है वो। तो ऐसे करके हम लोग इसको डिराइव करके लेके आएंगे। नेक्स्ट है वेरिएबल डायग्राम बनाना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और एल्वियोलाई क्या होता है ये बताना है। इसको भी हम लोग देख लिए काफ़ी बार, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम जो आ रहा है। अब एल्वियोलाई के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लंग्स में स्पॉन्जी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड होता है। इसी को हम लोग रेस्पिरेटरी ट्यूब्स बोलते हैं। और यहाँ पे इसके जो एक्सट्रीमीज होते हैं, मतलब इसका जो एंड पॉइंट होता है इस ट्यूब का, उसमें बंच जैसा बहुत सारा एयर सैक बना हुआ होता है। बहुत सारे एयर सैक्स होते हैं जो बंडल्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बबल जैसा दिखेगा, बबल जैसा स्ट्रक्चर, इसी को ही एल्वियोलाई बोलते हैं। नेक्स्ट है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंस। जस्ट हम लोग सेट 4 में देखे हैं, तो इसको स्किप करते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग, ये भी हम लोग सेट 4 में देखे हैं। मेथड ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये हम लोग इससे पहले वाले सेट में देखे थे। फिर और करके फिर पूछा है कोरोजन क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग कोरोजन और मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो कोरोजन पता है हम लोग को, स्लो डिटोरिएशन ऑफ मेटल है, मतलब मेटल का धीरे धीरे खराब होना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। और उसका एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, तो वही मटेरियल कैसा है नेचर का, मतलब अगर मटेरियल का नेचर कैसा है, यानी कि जो मेटल है वो अगर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो जल्दी कोरोड हो जाएगा, अगर वो स्टेबल है तो कोरोड होने में टाइम लगेगा। उसके बाद में इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है कि नहीं, अगर मेटल का जो सरफेस है वो क्लीन नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो कोरोजन जल्दी हो जाता है। एटमॉस्फेयर का नेचर कैसा है, अगर उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है, तो फिर जो भी आपके पास में मेटल है वो जल्दी कोरोड हो जाएगा। फिर डिस्टॉर्शन इन मेटल है, अगर मेटल का जो सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, प्लेन नहीं है, ट्विस्टेड है, रफ है, तो उस केस में वहाँ पे कोरोजन जल्दी होता है। मेथड ऑफ प्रिवेंशन जस्ट अभी देखे हैं, वही वाला क्वेश्चन, मतलब इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया आपका सेट 5। इसके बाद अब हम लोग सेट 6 को देखेंगे। अगर यहाँ पे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि आपको सेट 6 चाहिए तो ही मैं अपलोड करूँगी, नहीं तो फिर अभी तक आपका ये जो सीरीज़ है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। सारे ही सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आपको साइंस का प्लेलिस्ट फिलहाल स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इसको क्लिक करके बॉटम में जा करके आप देख सकते हैं। इसके अलावा सारे ही लेसन्स के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स भी इसमें हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।